नमस्ते स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं एक और व्याख्यान यहाँ आप लोगों के लेके आया हूँ, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों की जो शिकायत थी, जो मैंने पिछले लेक्चर में जिसका जिक्र किया है कि भाई हमारा ये पेपर तो हो चुका, तो इसको क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो मैं पुराने सत्र के विद्यार्थियों के लिए, खासतौर से बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए, जो पेपर मैं यहाँ महाविद्यालय में पढ़ाता था, एमडीएस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले जीसीए के महाविद्यालय में बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए, जो मैं फिलॉसफी सब्जेक्ट में नीति शास्त्र, तो उसमें मैं अगला टॉपिक लेता हूँ। मैं उपयोगितावाद तक चर्चा कर चुका था। आपके बच्चों, जो अगला सिलेबस में जो अगला टॉपिक है वो है विकासात्मक नैतिक सिद्धांत। तो आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि विकासात्मक नैतिक सिद्धांत से क्या तात्पर्य है। सर्वप्रथम विकासवाद की परिभाषा नैतिक सिद्धांत की दृष्टि से हम समझेंगे, बहुत ही संक्षेप में। ध्यान दीजिए, क्योंकि चर्चा के लिए समय हमारे पास बहुत कम है, तो इसलिए बहुत ध्यान से, एकाग्रता से समझने की आवश्यकता है। तो विकासात्मक नैतिक सिद्धांत की परिभाषा में हम कह सकते हैं कि वह नैतिक सिद्धांत जो यह मानता है कि विकास में सहायक अथवा बाधक होने के कारण मानवीय कर्मों को शुभ अशुभ माना जाना चाहिए। अर्थात मनुष्य के कर्मों को शुभ और अशुभ मानने का मापदंड यहाँ पर क्या दिया? विकास। 19वीं शताब्दी में चार्ल्स डार्विन, जो एक वैज्ञानिक भी हुए हैं, विचारक भी हुए हैं, उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक जो अपनी रचना रची थी, जिसमें उन्होंने उद्द विकास का सिद्धांत दिया था, उसी की चर्चा हम यहाँ पर इस संदर्भ में ही करेंगे, ताकि अपनी बात को हम आगे बढ़ा सकें। तो 19वीं शताब्दी में चार्ल्स डार्विन ने समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और विकास की चर्चा की, और बाइबिल, जो ईसाइयों का एक प्रमुख ग्रंथ है, बाइबिल सब ध्यान रखिएगा, ईसाइयों का जो प्रमुख ग्रंथ है, उसमें उपलब्ध सृष्टि के विकास की जो धारणा है, उसके विपरीत जो है, इन्होंने, डार्विन ने अपनी धारणा देते हुए कहा कि इस सृष्टि में समस्त पेड़ पौधों, प्राणियों का जो विकास है वो लाखों वर्षों में स्नेह धीरे धीरे निरंतर एक विशेष प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ है, जिसमें भौतिक परिस्थितियों के अनुसार इन प्राणियों और पेड़ पौधों में अपने आप को परिवर्तित करने की क्षमता होती है। उसी परिवर्तित करने की क्षमता के अनुसार इनका विकास हुआ है। कोई ईश्वरीय शक्ति यहाँ इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती, ऐसा चार्ल्स डार्विन का मानना है। चार्ल्स डार्विन के इस उद्द विकास के सिद्धांत के आधार पर ही कुछ विचारकों ने धर्म, कला, समाज, नैतिकता आदि की भी व्याख्या करने का प्रयास किया है, और इसी दृष्टि से नीति शास्त्र में एक सिद्धांत पनपा, एक विकसित हुआ, जिसको अपन कहते हैं विकासात्मक नैतिक सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के जो सबसे बड़े प्रमुख समर्थक है वो है हर्बर्ट स्पेंसर। तो हम स्पेंसर का उद्द विकास का सिद्धांत या विकासात्मक नैतिक सिद्धांत यहाँ जानने और समझने का प्रयास करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि जो हर्बर्ट स्पेंसर है, उनका विकासात्मक नैतिकता का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन की विकासवाद की अवधारणा पर ही आधारित है, और उन्हीं की अवधारणा के आधार पर हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक और नैतिक नियमों की व्याख्या की है। सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर के नैतिक सिद्धांत को हम यहाँ पर विकासात्मक सुखवाद का नाम देते हैं। इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने नैतिक अवधारणा में विकासवाद को भी लिया और सुखवाद को भी लिया। मानवीय कर्मों के मूल्यांकन के लिए विकास शब्द का भी प्रयोग किया और सुख शब्द का भी प्रयोग किया, इसलिए इन दोनों को जोड़ते हुए हमने नाम दिया विकासात्मक सुखवाद, विकासात्मक सुखवाद। अब यहाँ विकास से क्या तात्पर्य है? तो स्पेंसर ने एक बहुत ही सरलतम परिभाषा विकास से संबंधित दी है, और कहा है सरलता से जटिलता की ओर, एकता से अनेकता की ओर, और अव्यवस्था से व्यवस्था की ओर अग्रसर होने के प्रक्रम यानी प्रक्रिया को ही विकास कहते हैं। सरलता से जटिलता, एकता से अनेकता और अव्यवस्था से व्यवस्था की ओर जाना ही विकास है, ऐसा इन्होंने कहा। और इन्होंने यहाँ तक माना कि जीवों का ही नहीं, बल्कि विचारों का भी, मानवीय विचारों का विकास भी इसी क्रम में होता है। इस प्रकार स्पेंसर जीव शास्त्र को नीति शास्त्र का मूल आधार मानते हैं। आचरण के मूल्यांकन के लिए विकासवादी मानदंड को स्वीकार करते हुए स्पेंसर ने कहा है कि जो कर्म व्यक्ति और जाति के जीवन की रक्षा और वृद्धि, विकास में सहायक हो, वह कर्म शुभ है, और जो व्यक्ति और प्राणियों की सुख और विकास में बाधक हो, वह अशुभ है। विकास मूल मापदंड है। और मैंने अभी बात की कि हर्बर्ट स्पेंसर ने विकास के साथ साथ सुख को भी महत्व दिया, इसलिए विकास और सुख हम दोनों को लेते हुए कहते हैं कि जो कर्म व्यक्ति और जाति के सुख और विकास में सहायक है वो शुभ, और जो कर्म
व्यक्ति और जाति के विकास और सुख में बाधक है वह अशुभ माना जाता है नैतिक दृष्टि से। हम उन कर्मों को शुभ कहेंगे जो हमारे अपने और दूसरों के जीवन में विकास में सहायक होते हैं, ये इन्होंने कहा। और जो कर्म मनुष्य और अन्य प्राणियों को, बहुत से प्राणियों को दुख की ओर ले जाए, मृत्यु की ओर ले जाए, विकास में बाधक बने, उनको यहाँ पर हम अशुभ कहते हैं। तो एक बात तो यहाँ पर ये हुई, विकासात्मक सुखवाद के अंतर्गत हर्बर्ट स्पेंसर का मत हमने देखा। दूसरी बात यह है कि हर्बर्ट स्पेंसर ने दीर्घ जीवन को शुभ आचरण का लक्ष्य माना है कि शुभ आचरण क्यों करना चाहिए, तो दीर्घ जीवन की प्राप्ति। और दीर्घ जीवन से मतलब है विकास। ध्यान दीजिए, दीर्घ जीवन यानी लंबा जीवन, लंबे जीवन में इन्होंने जोड़ा विकास, और इसके लिए जरूरी क्या है, माध्यम क्या है, शुभ आचरण। स्पेंसर ने कम विकसित आचरण और अधिक विकसित आचरण की भी चर्चा की और ये कहा कि अधिक विकसित आचरण उत्कृष्ट होता है। विकास की जो प्रवृत्ति अवस्था है, जो जो हम धीरे धीरे विकास की ओर आगे बढ़ते हैं, विकास की जो आगे आने वाली अवस्था होती है, उस अधिक विकसित अवस्था को ही इन्होंने उत्कृष्ट आचरण कहा है। समय के साथ साथ हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि समय के साथ साथ आचरण विकसित होता जाता है और ये अधिक विकसित आचरण ही मनुष्य को वातावरण के साथ समायोजित करने में सक्षम बनाता है। डार्विन का जो प्रमुख सिद्धांत था, जिसके आधार पर मैंने कहा कि बहुत सारे अन्य सिद्धांत पनपे हैं, उन्होंने भी ये माना था कि जीवित कौन रहेगा, विकास कौन करेगा, तो उन्होंने कहा कि जो वातावरण के साथ समायोजन कर सके, अर्थात संघर्ष कर सके, संघर्ष करके अपने आप को बचाए रख सके, वह व्यक्ति विकास कर सकेगा। ऐसा ही मत यहाँ पर स्पेंसर का भी है। तो शुभ कर्म वह है जो मनुष्य को वातावरण में समायोजन में सहयोगी हो, वातावरण के साथ सहयोगी हो, उसको वातावरण के साथ सहयोगी से तात्पर्य विकास में सहयोगी हो। स्पेंसर का मत है कि व्यक्ति और समाज के जीवन के संरक्षण तथा विकास में सहायक होने के कारण ही नैतिक नियम और सद्गुणों की सार्थकता है, अन्यथा नैतिक नियम और सद्गुणों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। यदि नैतिक नियम और सद्गुण मनुष्य के विकास में सहायक नहीं हो तो उनको उचित नहीं माना जा सकता। इसी दृष्टि से हर्बर्ट स्पेंसर ने नैतिक नियम और सद्गुणों के औचित्य को सिद्ध किया। तो इस दृष्टि से नैतिक नियम अपने आप में साध्य नहीं है, साध्य समझ रहे हैं ना, लक्ष्य नहीं है, बल्कि वो किसी अन्य लक्ष्य की प्राप्ति के साधन है। याद रखिएगा, नैतिक नियम अधिक विकसित आचरण, विकसित दीर्घ जीवन या शुभ आचरण के लिए साधन है, ये इन्होंने माना। अभी हम बात कर रहे थे कि हमने हर्बर्ट स्पेंसर के मत को जो क्या नाम देते हैं, विकासात्मक नैतिक सुखवाद। तो सुखवाद भी उन्होंने जोड़ा, अगर विकास के साथ साथ सुख भी मानवीय आचरण का मापदंड यहाँ पर है, उसका भी हर्बर्ट स्पेंसर ने समर्थन किया है। सुख को स्वतः साध्य शुभ और मानव जीवन का परम ध्येय मानते हैं कि सुख अपने आप में परम ध्येय है, स्वतः साध्य है और मनुष्य जीवन के कर्मों का लक्ष्य है। जीवन का शुभ और अशुभ, सुख और दुख, इसी से जीवन का निर्धारण होता है। और सद्गुण की परिभाषा भी स्पेंसर ने इसी के आधार पर दी है, सुख के आधार पर ही दी है। हर्बर्ट स्पेंसर ने बहुत विस्तार से अपने विकासात्मक नैतिक सुखवाद को समझाने का प्रयास किया है। बहुत छोटी छोटी चर्चाओं के आधार पर हम उनके बात को समझने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर ये भी देखेंगे कि हर्बर्ट स्पेंसर ने निरपेक्ष नैतिकता की भी यहाँ पर बात की है और कहा है कि निरपेक्ष रूप से, निरपेक्ष मतलब है कि स्वतंत्र रूप से, जो किसी अन्य पर निर्भर ना हो, निरपेक्ष रूप से सर्वोत्तम आचरण वही है जिसके फलस्वरूप दुख रहित विशुद्ध सुख की उत्पत्ति हो, यानी जिसमें दुख नहीं हो, सुख हो, ऐसा आचरण होगा तो वो निरपेक्ष आचरण माना जाएगा। और यह आचरण विकास की अंतिम अवस्था में ही आता है। याद रखिएगा, निरपेक्ष नैतिकता वाला आचरण जिसमें विशुद्ध सुख हो, दुख रहित विशुद्ध सुख, ये विकास की अंतिम अवस्था में ही आता है और इसको ही सर्वोत्तम आचरण उन्होंने माना है। और इस आचरण की अवस्था में मनुष्य वातावरण के साथ पूर्ण रूपेण समायोजित करने की स्थिति में होता है, या यूं कह लीजिए कि निरपेक्ष नैतिकता की अवस्था आती ही तब है जब मनुष्य इतना विकसित हो जाए कि वो वातावरण के साथ पूर्ण रूपेण समायोजन कर ले। इस प्रकार स्पेंसर का जो मुख्य सिद्धांत है उसमें सुख को और विकास को उन्होंने नैतिकता का मापदंड माना है और मनुष्य के आचरण का मूल्यांकन करने के लिए ये दोनों ही सिद्धांत उन्होंने यहाँ पर दिए हैं। ये विकास और सुख यदि दोनों ही आचरण के मूल्यांकन के आधार हैं तो एक प्रश्न यहाँ खड़ा होता है, हर्बर्ट स्पेंसर में यदि विकास और सुख दोनों आचरण के मूल्यांकन के आधार हैं तो एक प्रश्न यहाँ पर खड़ा होता है और वो ये है कि इनमें से कौन सा साधन है और कौन सा साध्य। तो स्पेंसर के मत को, स्पेंसर के विचार को ध्यान से पढ़ें तो हमें इसका कोई स्पष्ट उत्तर वहां पर दिखाई
नहीं देता कि यदि सुख को एकमात्र साध्य माना जाए तो फिर विकासवादी कहने की अपेक्षा सुखवादी कहना चाहिए, और विकास को साध्य माना जाए तो सुखवादी ना कहकर विकासवादी कहना चाहिए। परंतु हम जानते हैं कि स्पेंसर ने दोनों में से भी किसी एक मत पर स्पष्ट अपना विचार जाहिर नहीं किया, वो दोनों को ही सदैव साथ लेकर चलते हैं। ये इनके सिद्धांत की एक बहुत बड़ी कमी है। स्पेंसर ये भी मानते हैं कि जब तक मानव समाज विकास की अंतिम स्थिति तक नहीं पहुंच जाता, विकास की अंतिम स्थिति का मतलब मरणासन की अंतिम स्थिति नहीं, विकास की अंतिम स्थिति तक नहीं पहुंच जाता, तब तक पूर्ण सामंजस्य जो अंतिम स्थिति है वो कैसी होगी? पूर्ण सामंजस्य की। तब तक सापेक्ष नैतिकता के नियमों से ही शासित होता रहेगा। यानी स्पेंसर ने दो स्थितियां यहाँ पर प्रस्तुत की हैं कि अल्प विकसित अवस्था में सापेक्ष नैतिकता होती है, और पूर्ण विकसित अवस्था जिसको निरपेक्ष नैतिकता कहते हैं, वहां पर पूर्ण विकसित अवस्था होती है। निरपेक्ष नैतिकता पूर्ण समायोजन और सापेक्ष नैतिकता अपूर्ण समायोजन या अर्ध विकसित अवस्था। ध्यान दीजिएगा, पूर्ण विकास में पूर्ण समायोजन होगा और पूर्ण समायोजन में निरपेक्ष नैतिकता से हम शासित होंगे, परंतु अपूर्ण विकास की अवस्था में हम हमेशा सापेक्ष नैतिकता के नियमों से ही संचालित होंगे। ऐसा स्पेंसर ने एक वर्गीकरण यहाँ पर हमें किया है। और जो सापेक्ष नैतिकता है, जो अपूर्ण विकास की स्थिति है, उसमें परस्पर विरोध और संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। इसलिए अपूर्ण नैतिकता की अवस्था में या सापेक्ष नैतिकता की अवस्था में नैतिक नियमों की हमें बेहद आवश्यकता होती है, क्योंकि संघर्ष है ना, तो संघर्ष से बचने के लिए कुछ नैतिक नियम होने चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। ध्यान दीजिए, बड़ा मजेदार मत है यहाँ पर कि स्पेंसर जो है जीवों प्राणियों के विकास को ही उत्कृष्ट मानते हैं और जीवन का लक्ष्य मानते हैं, और इसके लिए नैतिक नियमों को सहायक मानते हैं। जो नैतिक नियम विकास को प्राप्त कराने में सहायक है वो शुभ है, और जो बाधक है वो अशुभ है। और ये विकास की अवस्था धीरे धीरे निरंतर चलती जाती है, और एक दिन ऐसी स्थिति आती है जो पूर्ण विकास की अवस्था होती है, जिसको पूर्ण सामंजस्य की अवस्था भी कह सकते हैं, और उस अवस्था में नैतिकता भी निरपेक्ष हो जाती है। ये बात यहाँ पर इन्होंने कही। और जब नैतिकता निरपेक्ष होगी तब मनुष्य को सापेक्ष नैतिकता के नियमों की आवश्यकता नहीं होगी, अर्थात वहां वो स्वतः ही अपनी प्रेरणा से, अंत प्रेरणा से ही नैतिक नियमों का पालन करेगा, तब उस पर किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं हो। मतलब पूर्ण सामंजस्य की अवस्था में नैतिक नियम अनावश्यक हो जाते हैं, वहां जरूरत नहीं पड़ती इनकी, क्योंकि व्यक्ति उस अवस्था में जब सामंजस्य की अवस्था आ जाएगी तो समाज के हित में अपना हित मानकर चलेगा, और फिर वो कर्म स्वतः ही ऐसे करेगा जो समाज के विकास में ही सहायक है, समाज के हित में है। वहां पर वो नैतिक नियमों का पालन किसी बाध्यता से नहीं, बल्कि स्वतः प्रेरणा से समाज के हित के लिए करेगा, समाज हित की प्रेरणा से प्रेरित होकर करेगा, अब स्वतः प्रेरणा से प्रेरित होकर करेगा। वस्तुतः स्पेंसर ने विकास की अंतिम अवस्था में ऐसे आदर्श मानव समाज की कल्पना की है, अंतिम अवस्था में जिसमें संघर्ष और विरोध नहीं होगा। आज के जीवन में हम देखें तो प्रत्येक मनुष्य में समय जगह जगह हर क्षण संघर्ष की स्थिति उपलब्ध रहती है। स्पेंसर ने विकास की अवस्था में के संदर्भ में जिक्र करते हुए कहा कि जब मनुष्य विकास की पूर्ण अवस्था में पहुंचेगा तो वहां संघर्ष और विरोध नहीं होगा, ऐसा इनका मानना है। और वह आदर्श समाज की अवस्था होगी, और उस आदर्श समाज की उस अवस्था को स्पेंसर ने निरपेक्ष नैतिकता की संज्ञा दी है। जहां संघर्ष नहीं होगा, विरोध नहीं होगा, वो आदर्श समाज होगा, और वह आदर्श समाज ही स्पेंसर की परिभाषा में निरपेक्ष नैतिकता वाला समाज है। इसका लेकिन ध्यान दीजिएगा, ऐसा समाज एक कहीं कल्पना ही तो नहीं है, क्योंकि जो वर्तमान जीवन और जगत हम देख रहे हैं उसमें तो ऐसे समाज की कल्पना हम यहाँ पर नहीं कर सकते। लेकिन स्पेंसर ने जो डार्विन के सिद्धांत पर आधारित है, एक जो बड़ी मजेदार बात की वो ये कि धीरे धीरे विकास हो रहा है, और एक समय ऐसा अवश्य आएगा कि सापेक्ष नैतिकता का स्थान निरपेक्ष नैतिकता ले लेगी, जब पूर्ण विकसित समाज वहां पर उपलब्ध होगा। और उस पूर्ण विकसित समाज की निरपेक्ष नैतिकता का मंतव्य क्या है, अर्थ क्या है, मतलब क्या है? वहां अर्थ है कि वह नैतिक नियम अपरिवर्तनशील होंगे, अर्थात वह नैतिक नियम देश, काल, परिस्थिति, व्यक्ति, समाज, धर्म आदि के आधार पर बदलेंगे नहीं। एक फिक्स, एक निर्धारित, शाश्वत, अटल, अपरिवर्तनीय नियमों की स्थिति वहां पर हम पाएंगे। अंत में स्पेंसर के एक दो बातों की चर्चा अपन यहाँ पर और करेंगे। स्पेंसर ने स्वार्थ और परोपकार, स्वार्थ यानी अपना हित और परोपकार मानी दूसरा हित के संदर्भ में भी
अपनी बात करते हुए कहा कि मनुष्य पूर्ण रूपेण स्वभाव से स्वार्थी नहीं है। मनुष्य में दोनों प्रवृत्तियां साथ साथ पाई जाती हैं, अपने हित की भी, स्वार्थ की भी और परोपकार की भी। ये इनका मानना है कि स्वार्थ मूलक प्रवृत्तियों के साथ साथ मनुष्यों में परोपकार मूलक प्रवृत्तियां भी अवश्य होती हैं, और प्रत्येक मनुष्य अपने स्वार्थ मूलक प्रवृत्ति के कारण ही, ये जरूरी भी है। स्पेंसर कहता है कि स्वार्थ मूलक प्रवृत्ति भी जरूरी है और परोपकार मूलक प्रवृत्ति भी जरूरी है। यदि स्वार्थ मूलक प्रवृत्ति नहीं होगी तो मनुष्य अपने विकास के प्रति उदासीन हो जाएगा। तो अपनी आत्मरक्षा और अपने विकास के लिए स्वार्थ मूलक प्रवृत्ति का होना जरूरी है, और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए परार्थ मूलक प्रवृत्ति भी आवश्यक है, ताकि मनुष्य समाज हित के लिए अपने सुख का त्याग कर सके। ये नैतिकता का इनका प्रमुख सिद्धांत था, जिसके निष्कर्ष के रूप में हम अपन बात करें तो अंत में यूं कह सकते हैं कि हर्बर्ट स्पेंसर एक विकास की एक ऐसी अवस्था की कल्पना करके चलते हैं जहां नैतिक नियम परिवर्तनशील होंगे, बदलेंगे नहीं, और व्यक्ति स्वतः प्रेरणा से नैतिक नियमों का पालन करेगा, कोई बाध्यता नहीं होगी। और उस अवस्था को हर्बर्ट स्पेंसर ने निरपेक्ष नैतिकता कहा। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।